अगर कल सर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है ना, इंडिया तैयार है उसके लिए? सर वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल रही है। इजराइल उनके साथ में किस तरह से वो कर रहा है, वॉर जोन में ही चल रहा है जी। दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है पाकिस्तान में? वो जिंदा है और जो डी कंपनी है उसकी वो बहुत अच्छे से ऑपरेट भी कर रही है। इंडिया का सबसे डेंजरस दुश्मन कौन है? इंडिया का दुश्मन तो इंडियंस हैं पहले, उन्हें ही घर वालों से ज्यादा खतरा है। इंडिया का मोस्ट डेंजरस प्लेन हाईजैक कैसे हुआ था? आप कंधार की बात कर रहे हैं जो वो हमारी जमीन से नहीं हुआ, वो नेपाल से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहां से हुआ था। मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे भी इंडिया में ये सिचुएशन नहीं हो सकती थी अगर इंडियन बेस होते तो। लोग डरते क्यों इतना मणिपुर की मिलिटेंट से? वो एरिया हमारे इतने फैमिलाइजेशन से बड़ा दूर रहा। जो मणिपुर का इनिशियली आप ले लीजिए ना, तो मणिपुर का जिस टाइम में मिलिटेंसी थी ना, वहाँ जो चरम पे थी फिजिकल फिटनेस कश्मीरी मिलिटेंट से ज्यादा है, तो नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंट थी। वर्ल्ड की रिचेस्ट आर्मी कौन है? पाकिस्तान आर्मी है। हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ आर्मी के पास देश। पाकिस्तानी मिलिट्री एक दुनिया की ऐसी मिलिट्री है, रियल एस्टेट, कपड़े, साबुन, तेल सब मतलब वो बनाती है। अब मणिपुर की ऐसी कोई शॉकिंग स्टोरी बताइए जो लोगों को नहीं पता है। जो कृष्ण ने जब शादी करी थी भगवान ने कहा, तो रुक्मणी उसी गाँव की थी। बहुत कम लोगों को पता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली वगैरह में आते हैं, हम उनको चिंकी या ऐसे कह के संबोधित करते हैं। सर किसी ऑपरेशन में ऐसा लगा कि आज नहीं बचेंगे? सर कल अगर 26/11 वाला अटैक फिर से हो जाता है तो क्या हम रेडी हैं उसके लिए? हम उसे बचा पाएंगे? देखिए 26/11 वाले अटैक के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो नॉर्मली ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन जेम पे हैं। तो एक तो चीज़ ये है, जैसा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 26/11 वाला अटैक हो पाएगा, क्या हम उसको रिटेलिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज के मॉडर्न अगर सिनेरियो में देखें तो डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पायदान पे हैं कि पहली बात तो हम ऐसा अटैक होने नहीं देंगे। अगर बाई चांस हो भी गया ऐसा अटैक, तो हमारे पास में अभी जो इंटेल इनपुट है, जो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट हैं और जितने भी हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, जैसे एनएसजी है, एसपीजी है, या इवन कोबराज कमांडोज हैं, या इंटरनली जो स्टेट पुलिस का भी आजकल सिनेरियो है कि हर स्टेट पुलिस की जो आर्मड पुलिस है आजकल बहुत ही वेल इक्विप्ड बना रखी है। वो स्टेट गवर्नमेंट का भी आप देख लीजिए, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख लीजिए। आप स्टेट पुलिस को जैसे आप इवन मुंबई ने उसके बाद क्या करा, उन्होंने एक फोर्स 1 अपनी जो आर्मड पुलिस है वो रेज करी महाराष्ट्र पुलिस ने, जब ये 26/11 का इंसिडेंट होता है। तो ऐसे ही जो मल्टीपल स्टेट्स में है ऐसी पुलिस हैं, ऐसे आर्मड पुलिस हमने रेज कर रखी हैं जो ऐसे हमलों से लड़ने में बिल्कुल सक्षम है। और 2-3 चीज़ें ऐसे ही देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ तो मैं आपको देखो 2-3 चीज़ें उसमें बताना चाहूँगा कि इंटेल इनपुट हमारे पास में उसके लिए थी। वो अब उस टाइम की गवर्नमेंट या उस टाइम पे यहाँ जो हेड थे उन्होंने उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं करा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं और कौन सी बोर्ड से आ रहे हैं ये तक भी यहाँ पता था कि भाई ऐसे है, लेकिन एनी हाउ उसको सीरियसली लिया नहीं गया, या ये कह सकते हैं कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। इनपुट्स आए थे पहले? हाँ, इनपुट्स आए थे। इवन मतलब वो इस बोर्ड से आ रहे हैं, इतने लोग हैं, इतना वेपन उनके पास में है, ये सारी चीज़ें यहाँ इन्फॉर्मेशन थी, इस प्लेटफॉर्म पे थी। आईवी है, रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों के पास थी। अब उन्होंने ये ऊपर लेवल पर बताया भी है इसके बारे में, लेकिन वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। और आप देखें कि उसके बाद के जो मिसकंसेप्शन है वो कितने ज़्यादा चले गए। जैसे आप लगा लीजिए, वो एक अजीम बर्मी है, उन्होंने एक बुक रिलीज कर दी कि 26/11 आरएसएस की साजिश। मतलब वो तो शुक्र करिए कि तुकाराम जी का, जिन्होंने अजमल साहब को जिंदा पकड़ लिया अपनी प्राणों की आहुति देकर, तब जाके वो पता लगा, नहीं तो उसने तो कलावा पहना हुआ था। तो आप लगा लीजिए कि एक हिंदू जो मिलिटेंट का मतलब टैग तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि वो नरेट करने का उनकी पूरी इस टाइम में प्रयास चल रहा था। लेकिन जो अजमल कसाब को जब जिंदा पकड़ा गया तब पता लगा कि भाई इसके तार कहाँ कहाँ तक हैं, और एक्चुअली बाद में ये पूरी चीज़ें जग जाहिर भी हुई। तो लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आजकल का सिनेरियो ऐसा है, पहली बात तो ऐसा इंसिडेंट हो नहीं सकता। हाँ, इंडिया की ओर अभी कोई भी, जनरली पाकिस्तान है इन सब के पीछे, लेकिन आजकल उसकी भी इतनी हिमाकत नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ हो भी गई तो इंडियन फोर्सेस इसके लिए बहुत अच्छी तरह से भी तैयार तैयार हैं आज के। इंडिया का सबसे डेंजरस दुश्मन कौन है? अब ये जैसे क्वेश्चन आपका ये धुरंधर फिल्म वाला हो गया, तो जैसे उसमें आर माधवन बोलते हैं ना कि इंडिया का दुश्मन तो इंडियंस हैं पहले, तो उनकी बात मैं ये कहूँगा कुछ हद तक नहीं, 100% सही भी है। आप इवन ऐसा करिए सर, आप हिस्ट्री में चले जाइए। अगर 712 AD में यहाँ पहला हमला होता है, अरब जो इन्वेडर होता है मोहम्मद बिन कासिम का, तो राजा दाहिर से उसकी यहाँ पहली लड़ाई होती है। तो आप लगा लीजिए जो राजा दाहिर से उसकी पहली लड़ाई है, वो लड़ाई
जो दाहिर के सिपह सालार होते हैं, जो उसके सामंत होते हैं, इवन कुछ उसमें बताते हैं कि कुछ उनके साथ में जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर भी थे, वो थोड़ा दाहिर से नाराज़ थे उस टाइम पे। तो और उन्होंने उसमें पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया जब ये पहली लड़ाई हुई थी 712 की। फिर उसके बाद होते होते आप लगा लीजिए उस 712 से फिर 500 साल के बाद 1192 में चले जाइए पृथ्वीराज चौहान। अगर जयचंद मोहम्मद गौरी से नहीं मिला होता तो ये जबकि पृथ्वीराज चौहान ने तो जितनी बार लड़ाई हुई उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में उसने जयचंद से कुछ कोलैबोरेशन करा और फिर आप देखिए इतिहास क्या कहता है। फिर आप उसके बाद बाबर पे आ जाइए, फिर अहमद शाह अब्दाली पे आ जाइए, इवन अंग्रेजों पे आ जाइए आप। मतलब तो इंडियंस को इन अपने ही घर वालों से ज़्यादा खतरा है। और आज की डेट में भी आप देख लीजिए जो सिस्टम है, हमारे जितने भी वामपंथी हैं, अब उनके कोई स्टेटमेंट देख लीजिए। अभी एक छोटा सा आपने शायद कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि जो अमेरिकन कह भी रहे हैं, उनके न्यूज़ थिंक टैंक में ये खबर पहले भी रही कि निखिल गुप्ता नाम का कोई इंडियन एजेंट पकड़ा गया है। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली जो पन्नू जो खालिस्तानी मिलिटेंट उसको मारने के लिए भेजा हुआ था। तो आप देखिए कई मीडिया हाउस के जो लेफ्टिस्ट हैं खास तौर पे, वो उस चीज़ का उनके न्यूज़ चैनल में आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जश्न मना रहे कि भाई इंडिया ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था। पहली बात तो चलो ठीक है, आप मानते हो कि चलो 1 मिनट के लिए मान भी लगे हमारा स्पाई था, हमारा होता, तो क्या ये बात बताने लायक है कि हमारा स्पाई पकड़ा गया? खुश होने वाली बात है कि ये चीज़ सोचने वाली बात है। अब देखिए मतलब इस तरह का माइंड सेटअप होता है। दुश्मन कोई देश नहीं, हम लोग खुद हैं। तो मतलब इंडिया ऐसा, और ये सनातन की परंपरा ही कि हमारे पास में या हमारे ऊपर पे कहीं बाहर जो बाहरी इन्वेटर थे उनका कोई उतना असर नहीं हुआ जितना हमारे खुद का लोगों का हुआ। ये बहुत ही सोच समझने वाली बात है। मैं उसी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। अगर सपोज करिए एक तो चलो हमारा स्पाई नहीं था, अगर हम मान लेते हैं हमारा स्पाई था भी, तो क्या है हमारे लिए खुश होने वाली बात है? आप सोचिए खुद ही, ये तो एक दुखी का है यार, ठीक है हमारा स्पाई कैसे पकड़ा गया। पहली बात तो ये चीज़ें ऐसे पब्लिक डोमेन में आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात हैं। तो इनमें सरकार को और आम जनमानस को भी ना बहुत सोचने की जरूरत है। चीज़ अगर कल सर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है तो अपना इंडिया तैयार है उसके लिए? सर वर्ल्ड वॉर 3 एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एक हिसाब से, एक सिनेरियो के हिसाब से अब शुरू ऑलरेडी चल रही है। जो आज के डेट का आप सिनेरियो देख के, जैसे अब वो है कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 जैसा हिसाब किताब नहीं है कि उस टाइम पे दुनिया पूरी ही अलग थी। आजकल की तरह टेक्निकल गैजेट नहीं थे। दूसरी, आज के डेट में आप देखिए कि जो भी वॉर सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर सिस्टम है। अब वो ज़मीन की लड़ाई जो है वो बहुत कम है और आने वाले टाइम पे भी बहुत कम होगी। जैसे ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है, कई ऐसी चीज़ें हैं। आप लगा लीजिए अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो अटैक करा, तो उसने उस अटैक से पहले क्या करा, उनका जितना भी साइबर सिस्टम था, जो भी उनके लाइट थी, वो सब ठप कर दिया इसने। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन देशों के अलावा जो भी देश आज अपने देश में इंटरनेट चला रहे हैं या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जो डाटा है वो स्टारलिंक के पास है, जो अमेरिकन कंपनी है, या अमेरिकन टेक कंपनियों के पास में है। अब जब डाटा उनके पास में एक बार आप सिस्टम ठप कर दो, तो फिर दूसरे देश के पास में कोई ऐसा सिस्टम तो रहता नहीं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। आप सपोज करो कि आप अपने ट्रुप्स को ही नहीं बता पाएंगे टेलीफोन के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से। अगर वो एक बार बंद हो गया तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात देखिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप इतने एग्रेसिव मोड में, जैसे अभी इराक पे वो लड़ाई करने की तैयारी चल रहे हैं, वेनेजुएला ऑलरेडी कर दिया, कोलंबिया, इसके बाद अब मैं आपके शो में बोलते जा रहा हूँ, इसके बाद कोलंबिया उनका वो होगा। क्योंकि वो जितने भी आसपास की कंट्रियाँ हैं उन सबको बिल्कुल भली भांति से वो इक्विप करना चाह रही हैं, ठीक है। और इधर आप रशिया के देख लीजिए, जो यूक्रेन के ऊपर अभी लड़ाई चली रही है, ऑलरेडी 3-3.5 साल हो चुके हैं। और चाइना देखिए, चाइना जो अपना एग्रेसिव नेचर दिखाता है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में, जो जमीन आती आने वाली चाइना की टेक्निक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आप इसको एक वॉर जोन चल चुका है, हम लोग पता है, सिचुएशन ही समझिए इसको वॉर जोन सिस्टम। लेकिन इंडियंस जो है अभी, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। अब क्योंकि आप बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 जैसा सिनेरियो नहीं सोच सकते कि इसको ये वैसी लड़ाई होगी, तो आगाज नहीं होगा, वो आगाज नहीं। आप देखिए, इवन आप देखिए जो ये टेक्निकल वॉरफेयर है, इवन जो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। आप जैसे गल्फ की कंट्रियाज हैं, आप देखिए इसराइल उनके साथ में किस तरह से वो कर रहा है, वॉर जोन में ही चल रहा है। और पिछले आप देखिए, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 2001 के बाद का सिनेरियो देखिए, जब 9/11 होता है,
और उसके बाद में जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में, फिर इराक में, ये पिछले 20-25 साल से ये सिचुएशन चल ही रही है। और उसी की वजह से मतलब कई देश में इफेक्ट भी होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब जैसे आप लगा लीजिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो तेल पे चल रही है। तेल महंगा है तो सब कुछ महंगा है। तो अभी ये सिचुएशन बिल्कुल उसी वॉर जोन सिचुएशन पर ही है हम लोग, लेकिन थोड़ा हमें उसका आभास नहीं है, क्योंकि हम उसको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर करते हैं। बट मैं बोलूँगा हाँ, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी आर एट द स्टेज ऑफ वॉर, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वॉर के टाइम पर सबसे पावरफुल कौन होता है, पीएम या फिर आर्मी चीफ? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ये वॉर जोन का सिचुएशन होता है, जैसे अभी हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के साथ किया, तो इसमें आप इसको इस हिसाब से ना जाएं कि पावरफुल कौन होता है। ये पूरी एक सीसीएस होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें एक साथ में डिसाइड करती हैं इस चीज़ को। हाँ, ये है कि लास्ट डिसीजन आर्मी के ऊपर पे या हाँ सीडीएस के ऊपर पे छोड़ दिया जाता है कि मतलब भाई उनको पता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे इसको कैसे डील करें। हाँ, बट मतलब इसमें सारी सहमति प्राइम मिनिस्टर की भी, राष्ट्रपति की भी और डिफेंस मिनिस्टर है, सबकी सहमति होती है। डिसीजन फिर एक ने लेना ही पड़ता है इसके अंदर। हाँ, जो मतलब एंड डिसीजन, हाँ एंड डिसीजन मतलब जो सीडीएस है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, या पहले समय फील्ड मार्शल होते थे, या आर्मी चीफ है, उनका है। इसमें जॉइंट वेंचर है ये। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मतलब एक का डिसीजन है। हाँ, फाइनली मतलब एक का डिसीजन है तो डिसीजन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट खुद स्वतंत्र भी करती है। वो हमारे देश की नहीं, कई देशों की गवर्नमेंट है वो स्वतंत्र करती है उस चीज़ को, क्योंकि जो देखिए टैक्टिकल वॉरफेयर क्या है वो ही बता सकता है जो उस सिचुएशन से गुजरा हुआ है। ठीक है, वो एक ऑफिस में बैठा हुआ बाबू नहीं बता सकता है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जी, चाइना सीक्रेटली फंड कर रहा है क्या नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट को? सर इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे। इनिशियली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट से ये हमारे साथ बाद में मर्जर हुए। जस्ट लाइक कश्मीर का भी है। जब कश्मीर पे राजा हरी सिंह को जब पता लगा कि कबायली अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री का उनको सपोर्ट है, तो फिर उनने ये जो एक्सेशन था उसको साइन करा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, नागालैंड है, मणिपुर है। लेकिन शुरू में क्या था कि इनके कई मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे आप असम से लगा लीजिए, जैसे उल्फा का था, बोडो के थे। ऐसे मणिपुर में पीएलए है, पीपाक है, और कई और मिलिटेंट आउटपुट है, जैसे त्रिपुरा में है और लिबरेशन टाइगर, त्रिपुरा टाइगर मिलिटेंट है, कई ऐसे। और मिजो के, मिजो नेशनल फ्रंट है, एनएन है। तो इन सब की जो इनिशियल 60s और 70s की बात बता रहा हूँ कि इनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग हुई थी वो चाइना के युआन, एक उनका प्रोविंस है, और लासा है जो तिब्बत में है, वो ये चाइना ने ही ट्रेन कराया था उनको। फिर मिड 70s में क्या होता है कि उनके जो एक प्रेसिडेंट आते हैं, मैं शायद उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी खोली थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये जो हम इन मिलिटेंट्स को हैं, इनको मतलब ना फंडिंग करेंगे ना इनको हम ट्रेन करेंगे। तो उसके बाद कुछ हद तक वो कम भी हुआ। लेकिन फिर जैसे सरकार बदली उनके, जैसे अभी ये जिनपिंग जैसी कुछ सरकार आई थी, इन लोगों ने लेट 80s और 90s में काफ़ी सारे सपोर्ट, मतलब आप लगा लीजिए उनको ट्रेन कराना, उनको फंडिंग देना, ये काफ़ी। और आज की डेट में चाइना ये सब बर्मा के थ्रू कर रहा है, म्यांमार के थ्रू जो चीज़ें हो रही हैं। अब चाइना की जैसे क्या नाम है, एमएसएस है, उनकी जो मिलिट्री स्टेट सिक्योरिटी है, ठीक है, तो एजेंसी है, वो इन्हीं चीज़ों पर लगी रहती है। क्योंकि चाइना के बारे में आप लगा लीजिए हम और आप कितना जानते हैं, हम गूगल में पढ़ते हैं चाइना के बारे में। ठीक है, चाइना ऐसा देश है जो अपनी चीज़ों को आसानी से उजागर नहीं करता। जैसे मैंने बताया ना कि हम नेट पर गूगल में पढ़ रहे हैं चाइना के बारे में, चाइना में क्या है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के कई कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ, ये संस्कृत पढ़ाई जाती है। वो दुनिया को, इंडिया को किस हिसाब से जानते हैं। इसको और थोड़ा पीछे चले जाए, जब हुनैन सांग एक चीनी यात्री यहाँ पर आता है 8वीं शताब्दी या इसके आसपास में, तब वो इंडिया के बारे में क्या लिखता है कि भाई इंडिया किस किस्म का है, यहाँ हर मौसम है, लोगों के बीच में जो ट्रेडिशन है इतना रिच है, कल्चरली इतना रिच है, और वो बहुत अच्छी चीज़ें लिखता है वो। मतलब वो जैसे कुंभ मेले के का भी एक बार जिक्र करता है कि राजा हर्षवर्धन ने सब कुछ अपना दान कर दिया था, फिर वो भिक्षु बन गया वहाँ पर। तो उस चीज़ को चाइना लेके जाता, फिर चाइना इस चीज़ को मतलब अडॉप्ट कर लेता है। हाँ, अडॉप्ट देखते हैं कि यार ऐसा देश कैसा है जो मतलब इतना रिच, ट्रेडिशनली इतना रिच है, ये है। तो चाइना उन चीज़ों को पहले से ही आत्मसात करता है। और इवन आप लगा लीजिए 62 की हमारी चाइना के साथ में वॉर होती है, जो एक बार नेहरू ने कहा था कि जब चाहे वो ज़मीन हमसे छीन गई, तो बोला उसमें तो घास का एक तिनका नहीं उगता, उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो लेकिन नेहरू जी को शायद धरातल का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जो भी वो हिस्सा हमसे छीना गया, जैसे आज कैलाश मानसरोवर हम वीज़ा लेके जाते हैं,
और भी कहीं तिब्बत के इलाके हैं, वो कल्चरली और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बहुत रिच हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं। आप लगा लो तिब्बत के किसी इवन तिब्बती जो हमारे यहाँ पर रहते हैं, जो कुछ उत्तराखंड या हिमाचल तो उसमें देती है, आप उनका ट्रेडिशन देखिए, उनका हैंडीक्राफ्ट देखिए, वो मतलब तिब्बती आपको कहीं दिल्ली या इस इलाके में कहीं भीख मक्का भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास में वैसे ही जो एक कहते हैं ना कि जो टेक्निकली एसेट्स टाइप के बहुत रिच थे वो, मतलब उनके पास जो उनकी रियल कारीगरी थी वो बहुत ही रिच थी। आप अभी भी तिब्बत चले जाइए या कहीं यूट्यूब में भी देखिए तो आप देखेंगे कि मतलब तिब्बती लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे रहते हैं। तो वो बहुत इसलिए मतलब वो जगह चाइना ने, अगर उसमें घास नहीं उगती ये बात सही है, लेकिन वो और क्या क्या होता है उसमें, ये चीज़ें तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। हाँ ठीक है, तो ये है चीज़ उसके अंदर में। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट में कौन ज़्यादा डेंजरस है? सर इसमें क्या है, ये दोनों मिलिटेंट जो आउटफिट सिस्टम है थोड़ा अलग है। जैसे कश्मीर का जो मिलिटेंट है, मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कश्मीर में लेट 90s या 80s के बाद में या आज़ादी के बाद में भी कई सारे मिलिटेंट आउटफिट काम करे, जैसे JKLF से या मतलब हिजबुल मुजाहिदीन या जो भी हरकतुल अंसार जो भी मिलिटेंट थे, वो उनका एक ही था कि फ्री कश्मीर या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है, और पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट था ISI का। अब उसमें क्या था, लेकिन वो मिलिटेंट इतने सपोर्ट होने के बाद भी लड़ने के लिए इतने वो नहीं थे। मतलब मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी मिलिटेंट डरपोक ज़्यादा हैं, ब्रादर नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत तगड़े। दूसरी बात, जो सिनेरियो बहुत सारी सपोर्ट भी करती है उनको, जो वहाँ का टेरेन है, नॉर्थ ईस्ट का टेरेन है, मणिपुर का, मेघालय का, तो उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अलग लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो क्या है, अम्बुश सिस्टम उनका बहुत ही वो सुना है बहुत। हाँ, बहुत वेल प्लान्ड होता है। लोग डरते क्यों इतना मणिपुर के मिलिटेंट से? नहीं, डरते नहीं है सर, उसमें दो तीन चीज़ें क्या है ना कि वो एरिया हमारे इतने फैमिलाइजेशन से बड़ा दूर रहा, क्योंकि एक चक्कर क्या है कि जो आप देखिए मणिपुर है, जंगल टाइप है पूरा। हाँ, नागालैंड है, एक जो लैंग्वेज बैरियर भी है। रादर कश्मीर में तो ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। फिर दूसरी बात, हमारे पास में जब हम कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे तो कश्मीरी लोग भी हमारे साथ में बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब जो उर्दू बोले, इवन कश्मीरी बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब नागालैंड और मणिपुर में चले जाइए तो भाषा बिल्कुल ही अलग है। इवन नागालैंड का आप देखिए कि हर ट्राइबल्स की भाषा अलग है। किसी ट्राइबल्स में ऐसे कि 100 आदमी भी हैं, उन 100 आदमी की भाषा भी अलग अलग भाषा है। मतलब आपको हर गांव में अलग अलग वो मिले। ये तुमने देखा है वहाँ पर? हाँ, ये आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ा मतलब क्या नाम है, आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट सिस्टम है उसको टैकल करने में थोड़ा सिक्योरिटी फोर्स को टफनेस हुई, लेकिन वो क्या नाम के इतनी जल्दी हैंडल हो गया गवर्नमेंट से। कश्मीर का थोड़ा मुश्किल, ईजी जरूर था, लेकिन उसको टाइम बहुत लगा। उसमें कुछ डिप्लोमेटिक सिस्टम भी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई ऑपरेशन करने वाले होते हैं तो तब तक मतलब बोलते हैं नहीं यार अभी इसको कुछ मत करना। तो ये सारी सिचुएशन हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट थोड़ा टफ है कश्मीर में। हाँ, कश्मीर मिलिटेंट। और मोस्ट डेंजरस मिलिटेंट स्टेट कौन सा है? सर फिर भी मैं ये कहूँगा फिर नॉर्थ ईस्ट में, आप जैसे जो मणिपुर का इनिशियली आप ले लीजिए ना, तो मणिपुर का जिस टाइम में मिलिटेंसी थी ना, हाँ, जो चरम पे थी, अभी जैसे अभी तो जो है आपस में क्वेरल सिस्टम है, लेकिन जब चरम पे थी तो बहुत इट इज़ नॉट इजी टू हैंडल उस टाइम पे। ठीक है, कश्मीर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर खाली डिप्लोमेटिक लेवल पे चीज़ें चलती हैं। वहाँ के मिलिटेंट बहुत खतरनाक। हाँ, वहाँ के ज़्यादा हैं उनसे, हैवी ट्रेंड है पूरा। हाँ, हैवी ट्रेंड है। और वैसे भी फिजिकल फिटनेस कश्मीरी मिलिटेंट से ज़्यादा है जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है वहाँ पे। NSG में हॉस्टेज नेगोशिएशन कैसे होता है? नहीं, ये NSG का नहीं है सर हॉस्टेज नेगोशिएशन। हॉस्टेज नेगोशिएशन या हॉस्टेज रेस्क्यू एक ड्रिल है हमारी, एक कोर्स है। वो NSG का कोई ऐसा वो नहीं है। हॉस्टेज नेगोशिएशन तो क्या है सर कि नेगोशिएशन, मान लो दो आदमियों के बीच की बात है, एक जनरली बार्गेनिंग सिस्टम है कि बार्गेन आप किस तरह से कर सकते हैं। आप लगा लीजिए NSG में, इंडिया के अंदर NSG में ही ये कोर्स कराए जाते हैं, जैसे नेगोशिएशन के ऊपर है, रेस्क्यू के ऊपर है, या कोई ऐसे ही मतलब जब हॉस्टेज बंधक बना रखे हैं। ये क्योंकि आप देखिए कंधार हाईजैक के बाद में इस चीज़ की बड़ी ही मतलब इस पर बहुत रिसर्च हुई कि आप देखिए यहाँ से मतलब कंधार में जब वो प्लेन लैंड हुआ तो हमारी एक टीम बनाई गई नेगोशिएशन करने के लिए। हालांकि हमने ऑपरेशन का भी सोचा था उसमें, लेकिन क्या हुआ कि वो जो प्लेन था वो तालिबान की धरती पर था, कंधार में था, और तालिबान उनको पूरा बैकिंग करा था। और पाकिस्तान की भी मंशा थी कि ये कंधार में ही उतरे, मतलब उन्हें इस तरह से प्री प्लान कराया था, क्योंकि तालिबान से हमारे उस टाइम पे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, कोई हमारा कंसुलेट नहीं था वहाँ पर,
राजदूत यहाँ भी नहीं थे, वहाँ भी नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था उस टाइम पे। जैसे अभी फिलहाल फिर भी तालिबान के टाइम पर भी हमने वो जो रिश्ते हैं दोबारा बहाल करे हैं तालिबान के होने के बावजूद भी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिस तरह से हम उसको कुछ ऑपरेशन कर पाते, कुछ कर पाते। तो नेगोशिएशन सिस्टम उस टाइम पर वो जितनी भी डील हुई वो नेगोशिएशन से हुई। हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा सर चर्चा है कि भाई उस टाइम पे नहीं छोड़ना चाहिए था मिलिटेंट को। अब उस टाइम पे ये डिसीजन सही था या नहीं था, ये इसमें बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई है। लेकिन फिर उसका निष्कर्ष यही निकला कि चलो हम उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा यार हमने पहले यात्रियों को बचाना है। अब उस टाइम पे लोगों का भी इतना प्रेशर था कि वो जितने जिनके रिलेटिव थे वो रोज़ जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के आके वो धरना देते थे, ठीक है। तो कई बार जो अपने मिलिट्री वेटरन्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए मना भी करा कि भाई आप उस मिलिटेंट को पकड़ने में कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है, जो 3 मिलिटेंट हमने छोड़े थे, और आप देखिए उसके बाद उन्होंने कितनी तबाही भी मचाई। तो अब नेगोशिएशन क्या है कि एक जनरली एक स्किल है वो, मतलब जिसे हम फोर्सेस। अच्छा, क्या है कि जब मिलिटेंट बंदक को के ऊपर गन रखा है ना, तो आप ऐसा कैसे नेगोशिएट करोगे, क्या लाइन बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो आप? देखिए उसमें वही मैं उसी कोर्स में फिर से आ रहा हूँ। देखो कोर्स के अंदर पे कई चीज़ें, ये जो नेगोशिएशन कोर्स है इसमें सारी चीज़ें हैं पेशेंस के ऊपर, आपके धैर्य की परख निकाली जाती है इसके अंदर पे। जब वो कोर्स होता भी है तो उसमें कई सारे जो डिग्निटरीज आते हैं जो क्लासेस लेते हैं, वो अपना आपके जो पेशेंस लेवल उसको चेक करते हैं। अब मान लो आपने कह दिया कि मतलब सपोज करो उसने किसी के कनपट्टी पे पिस्टल रखी है और आप बोलोगे यार आपका ये काम गलत है, या आप तो मिलिटेंट हो, पहले शब्द आपने ऐसा बोल दिया। अच्छा, कोई एक कन्वर्सेशन हुई वो बता दी। हाँ, जैसे कन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कई चीज़ें उसमें सुनी भी होंगी। जैसे एक तो इनसे डील करते समय पे सपोज करिए कि उसमें मिलिटेंट पे थोड़ा फ़र्क है। अब मतलब मान लो कोई एक मोटो लेके चला हो, जैसे कश्मीरी मिलिटेंट है या आप जो पाकिस्तानी हो, उनका तो वो तो अपने आप को जिहादी समझते हैं, तो उनका तो मरना मारना ही है उनमें। या कोई ऐसा सिस्टम जैसे नक्सल में आप ले लीजिए, नक्सल में वो तो हैं हमारे देश के ही, कुछ ऐसे हैं कि आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो टॉकिंग का सिस्टम है, वो पहली बात तो आपने धैर्य से उनको रखना है। एक इसके अंदर पे देखिए 2 चीज़ें हैं, जब नेगोशिएशन करने जाते हैं तो हमें उसका बहुत ही मूल मंत्र बताया गया है कि नेवर से नो और नेवर से यस। अच्छा, ना आपने यस बोलना है ना नो बीच में बसा के रखना है। हाँ, जैसे आपने सपोज करो कि आपने उनकी कुछ ऐसी डिमांडें हैं और आप यस तो बोल नहीं सकते क्योंकि यू आर नॉट एट द राइट पॉइंट ना, कि भाई अब सपोज करो उन्होंने बोला भाई 10 करोड़ रुपए चाहिए और एक प्लेन भी चाहिए, तो अब 10 करोड़ रुपए और प्लेन तो आपको ही बताया आप उनको किस तरह से। तो आप ये कहोगे हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर, आपको बताया कि ये चीज़ें तो एकदम से आएंगी, 10 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, और प्लेन तो मेरे हाथ में नहीं, प्लेन थोड़ा क्या है नोएडा से आएगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, या दिल्ली से आएगा। तो वो चीज़ें, क्योंकि उसके साथ में एक चीज़ और देखिए ना सर, क्योंकि अगर हम जो नेगोशिएशन का जो पीरियड है अगर वो सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो जो जितना टाइम आप किल कर रहे हैं उसका वो आपकी टेक्निकल टीम को तैयारी का मौका भी देता है। जो दूसरी जगह आपकी टीम ऑपरेशन कर रही है, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है कि ठीक है भाई अगर ये मानते हैं नहीं मानते, तो हमें उसका भी टाइम मिल जाता है कि किस तरह से हम जो टेक्निकल ऑपरेशन है कितने उसको अंजाम किस तरह से देते हैं। अगर मान लो आपने 45 मिनट भी किसी को एंगेज करके रख दिया, अगर मान गया तो वेल एंड गुड है, नहीं माना तो टेक्निकल ऑपरेशन तो है ही खुला हुआ। जैसे एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको, 2008 में कोलंबिया में एक इंसिडेंट हुआ था। तो एक कोई कोलंबियन प्लेन हाईजैक करा था, तो उसमें कुछ अमेरिकन जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी बैठे हुए थे उसके अंदर पे। तो उसमें जो उनकी नेगोशिएशन डील लास्ट में हुई, तो आप लगा लीजिए उसमें उन 3 या 4 मिनट में उन्हें सरेंडर भी करा, और जो जितने यात्री थे उनको जिंदा भी बचाया गया उसके अंदर पे, वो लाए भी गए। अब ये सोचने वाला बात है कि हम क्या उस पर काफ़ी डीप रिसर्च होती है। हाँ जी। इंडिया का मोस्ट डेंजरस प्लेन हाईजैक कैसे हुआ था? आप कंधार की बात कर रहे हैं जो, अब देखिए वो इंडिया का जो प्लेन हाईजैक है, एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि बार बार हम उस प्लेन हाईजैक की बात करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस चीज़ को मतलब उस पर फोकस करते हैं कि वो हमारी ज़मीन से नहीं हुआ था, वो नेपाल से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ से हुआ था। मेरा ये मानना है कि उस टाइम पे भी इंडिया में ये सिचुएशन नहीं हो सकती थी अगर इंडियन बेस होते तो, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट्स की आज की डेट में देखो उस टाइम पे भी अच्छी थी, आज की डेट में तो और अच्छी हो चुकी है। तो अब देखिए, और दूसरा चीज़ इसमें क्या था कि नेपाल से जब ये होता है, जब ISI इसको पूरा अंजाम देती है, तो एक बार नहीं कई बार मल्टीपल टाइम इसका जो इसकी प्रोसेस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको आप लगा लीजिए कम से कम 30 या 40 बार उनको नाकामी मिलती है इसमें। अच्छा, हाँ, कि मतलब वो उस टाइप से नहीं कर पाते हैं, और लेकिन एक दिन उनके साथ में किस्मत उनके साथ होती है। उस टाइम पे थोड़ा कुछ जो नेपाली जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनको भी वो कुछ अपने
जहाँ से मैं ले लेते हैं। फिर जो जब उसके सीसीटीवी कैमरे से जब वो स्कैनिंग मशीन से हथियार अंदर जा रहे होते हैं, तब वो एक कंप्यूटर वहाँ पर ख़राब भी हो जाता है, या डेलिबरेटली उसको ख़राब भी किया जाता है वहाँ पर। ये सिचुएशन सारी थी उसके अंदर पे। फिर जैसे वो जितने क्रू मेंबर्स थे वो बहुत सारे ने, मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने उनको अपनी ओर कर रखा था। तो उसके बाद से, और इवन आप लगा लीजिए 1 साल पहले से जो ISI है उसने नेपाल में अपना बेस बना रखा था उन 4-5 मिलिटेंट थे उनके साथ में, जिन्होंने हाईजैक करा था उसके बाद। तो उन्होंने काफ़ी बार उसकी तैयारी करे, बहुत सारे फेलियर। फिर जैसे क्या था, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी बहुत एक्टिव थी उसमें, IB है, रॉ है। तो कई बार मतलब ऐसे ही सिचुएशन, इवन आप लगा लीजिए इंडिया को जैसे ही ये प्लेन, वो लोग अंदर प्लेन ने उड़ान भरी, उसी टाइम पे इंडिया को पता लग गया कि इसमें हाईजैक हो गया होगा और इसमें ये लोग बैठे हुए हैं। मतलब सारी, मतलब पिन पॉइंट पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ काफ़ी वो थी, लेकिन वो उस टाइम पे आप देखिए कुछ सिनारियो इस तरह का था। एक तो हमारी ज़मीन नहीं थी, दूसरे देश में थोड़ा ऑपरेट करने में भी कुछ दिक्कतें होती हैं, थोड़ी मुश्किलात होती हैं, इतना आसान नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो चलते रहे, वो इंडिया के ऊपर से जैसे आने लगा, तो उन्होंने बोला नहीं भाई इसको अब डाइवर्ट करो। हाँ, तो फिर भी जो उसमें पायलट थे, देवी शरण साहब थे, उन्होंने फिर भी अपनी थोड़ा सूझबूझ दिखाई। उन्होंने बोला कि यार इसमें तो फ्यूल ख़त्म होने वाला है, तो अमृतसर में लैंड करा दिया। और अमृतसर में वो प्लेन काफ़ी देर तक रुका रहा, और यहाँ पर NSG को भी डायरेक्शन मिल गए कि भाई ठीक है आप तैयार रहो। लेकिन उस टाइम पे कुछ, इवन आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट तो BJP की थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि फिर भी वो सिस्टम क्या था, नीचे से डेलिब्रेट नहीं हो पाया कुछ। मतलब आप लगा लीजिए इसी पालम एयरपोर्ट पे या मानेसर पे NSG घंटों तक वेट करती रही ऑर्डर्स का, कि मतलब कि हमें ऑर्डर्स मिले, हम जाएं, हमें ऑर्डर, वो ऑर्डर ही नहीं पहुंच पाया। इवन अमृतसर में देखे पंजाब पुलिस के कमांडोज काफ़ी तैयार थे, लेकिन वो कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ। फिर उनको कुछ आभास हो गया कि हमारे खिलाफ कुछ ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने फिर बोला भाई इसको लाहौर ले चलो। अब पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी हिसाब से लाहौर में लैंड ना हो। अगर ये लाहौर में लैंड हो गया तो फिर हमें क्या नाम कहते हैं, हम बदनाम हो जाएंगे। पहली बार मना करा, फिर दूसरी बार उन्हें बोला फ्यूलिंग के लिए चलो कर लेते हैं। फिर उसको जैसे तैसे वो लोग मतलब गल्फ ट्रस्ट से कंधार लेके चले गए, जो फाइनली मोटो भी कंधार ले जाने का ही था उनका। तो कंधार ले जाने का था। फिर वहाँ पर आप लगा लीजिए, इवन दो NSG ने पहली बार विदेशी धरती पर कदम भी रखा। प्लेन में जो एडजेसेंट प्लेन था, जब यहाँ से अजीत डोभाल सर और भी जो नेगोशिएशन टीम थी, वो NSG कमांडोज को लेके गई थी, लेकिन NSG कमांडो ने उस धरती पे कदम ही नहीं रख पाए वो बाहर पे, क्योंकि तालिबान ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया उसमें कि भाई इस ऑपरेशन में आप नहीं करना, यहाँ पर हम ये मानते हैं अफगानिस्तान की धरती पे कोई खून नहीं बहना चाहिए। वो खैर उनकी टैक्टिक्स थी, लेकिन वो सपोर्ट उन मिलिटेंट्स को ही कर रहे थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत ही एक लगा लीजिए पीड़ादायक समय था हमारे लिए। सर किसी ऑपरेशन में ऐसा लगा कि आज नहीं बचेंगे? हाँ, ये चीज़ तो बड़ी कॉमनली है सर फौज के अंदर पे ना। ये जैसे इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको कि इवन नॉर्थ ईस्ट का मैं ज़्यादा इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि एक बार एक ऑपरेशन था। ये जस्ट इम्फाल वैली से जब उखरूल की ओर को जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन था। तो मैं उस टाइम पे BSF में था, तो हमारी एक पटेल ने बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन करा। तो उसके अंदर पे 3 मिलिटेंट मारे, और सबसे बड़ी बात थी उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हो हमारी। और वो 3 मिलिटेंट बहुत ही वहाँ के जो PLA या प्रीपाक से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही डेंजरस उनका मतलब जो सिनेरियो था मिलिटेंट्स का था। और उसके बाद में उन्होंने BSF पर बाद में भी रिटेलिएट करना शुरू करा। लेकिन वो जो क्लीन ऑपरेशन था, जब हम लोग तो हायर हेडक्वार्टर में थे, लेकिन हम जब रात को गए तो उस टाइम पे भी मतलब इतनी फायरिंग चल रही थी, हमें ये लगा कि गोली पता नहीं कहाँ से आ जाए, क्या आ जाए। और इवन लगा लीजिए पूरी रात भर उसमें फायरिंग चलती रही। जब सुबह हुआ तो जब वो मिलिटेंट मारे गए, वो गाड़ी उनकी खाई में गिरी। और उसके बाद में हमने BD टीम का वेट करा थोड़ा आने के लिए, लेकिन BD टीम के आने से पहले उनके पास में चेक करना बहुत ज़रूरी था कि इनके पास में कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई ज़िंदा तो नहीं है। तो मुझे उसमें बड़ा एक सिनेरियो बहुत अच्छा याद आता है कि मैंने अपने कमांडर से परमिशन ली कि सर मैं जाके एक बार देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार रुको, जब तक BD टीम नहीं आती आप नहीं जाना। मैंने फिर भी उनसे जिद करी। वो आप ये कह सकते हैं बहुत यंग एज का कुछ जुनून था, जबकि उनकी बात सही थी कि भाई जब तक BD टीम नहीं आती, क्या पता उनके पास कुछ एक्सप्लोजिव हो। तो फिर भी उन्होंने परमिट करा, मैं गया। तो जो गाड़ी खाई में गिरी थी, तो उस खाई के नीचे मैं गया, और फिर मैंने एक मिलिटेंट, जब सारी छानबीन हो गई, जब उनसे असला बारूद वगैरह सब निकल भी गया, तो तब भी जब उस मिलिटेंट को मैंने नीचे से उठाया, तो मैंने एक तो मेरे हाथ में कुछ खून आ गया। फिर उसके मतलब अंदर ये जस्ट जो उसने जैकेट पहनी थी,
उसके अंदर फिर एक अंदर से मैंने क्या है 1 मैगजीन और 20 राउंड निकाले जब पूरी सारी सर्च होगी उसके बाद में। तो उसके बाद जो मेरे कमांडर काफ़ी खुश हो गए, देखो यार हम लोगों ने इतने सर्च कर रहे कुछ नहीं मिला, इसने ये मिला, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले जब उसकी फायरिंग चल रही थी तो कई बार ऐसा सिचुएशन आती है, ये फौज में नॉर्मल है ये चीज़ें, क्योंकि भाई गोली चलेगी तो किसी न किसी को लगेगी वो। तो ये सिस्टम नॉर्मल है और ये चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता बाद में, जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है आपकी तो इतना नॉर्मली लेते हैं फिर इसको। अब मणिपुर की ऐसी कोई शॉकिंग स्टोरी बताइए जो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम भी मणिपुर में रह रहे हैं। वैसा कोई सर मणिपुर मैं बता रहा हूँ, जो मणिपुर में मैं रहा या ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मैंने जो सर्विस की बिगनिंग करी, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम वहाँ बना दी गई है। एक दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी 7 सिस्टर हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, एक तो ट्रेडिशनल और कल्चरली बहुत रिच हैं, एक सिस्टम ये है। दूसरा वो लोग मतलब अपने सेल्फ इक्विप्ड लोग भी बहुत हैं। आप देखिए वहाँ से कोई जो नॉर्दर्न स्टेट से एक दूसरे स्टेट में प्लान होता है, जैसे नॉर्थ स्टेट में आपको नहीं मिलेगा पलायन वाला सिस्टम, कम है, क्योंकि वो लोग मतलब अपने में जीने वाले लोग और अपने जो आय के स्रोत हैं खुद बना भी लेते हैं। एक चीज़ है वो थोड़ा ये है कि ओवर द टाइम गवर्नमेंट इंडिया का ध्यान नहीं गया वहाँ का कि किस तरह से उस स्टेट को हम और अच्छा बना सकें। मैं ये कहता हूँ कि जितना ध्यान गवर्नमेंट ने कश्मीर में दिया उसका आधा ध्यान भी और उसका आधा बजट सिस्टम भी नॉर्थ ईस्ट में दिया होता तो नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे निकल चुका। इवन आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप नागालैंड, मणिपुर से आप बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया तक बाय रूट जा सकते हैं। इतना अच्छा बिजनेस पॉइंट है। आप देखिए, अगर आप देखो 1940s का वो गाना है जो मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तो वो एक्चुअली वो गाना हकीकत को दर्शाता है कि रंगून इज़ अ बिजनेस पॉइंट। जो बर्मा की कैपिटल थी वो बिजनेस पॉइंट था, यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ पर बिजनेस करते थे अपना। फिर ज़्यादा पीछे नहीं, 1939 में तो बर्मा अलग हुआ, जो मार्शल लॉ बाद में लागू हुआ। और इवन आप देखिए जो इंडिया की जो कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से बड़ा मणिपुर के बारे में बताना चाहूँगा। जब मणिपुर से आप इम्फाल से थोड़ा आगे जाते हैं तो बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वहाँ पर एक गांव है ओइनाम, एक गांव नंबोल। रुक्मणी उसी गांव की थी जो कृष्ण ने जब शादी करी थी, भगवान कृष्ण ने कहा, तो रुक्मणी उसी गांव की थी। ये बहुत कम लोगों को पता। हाँ, ये शॉकिंग। हाँ, तो उसी गांव की रुक्मणी थी। इवन अर्जुन ने एक शादी करी थी जिस राजकुमारी का नाम था चित्रांगदा, वो भी मणिपुर की थी। वो है, ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इस चीज़ को हमने उजागर भी नहीं दिया। हमने क्या करा कि इवन आप लगा ले, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हैं, लेकिन हमने कोई जो चीज़ अच्छी चीज़ है अपने इतिहास से, अपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार अपने हिस्ट्री पे जाएं, लेकिन हिस्ट्री इतनी रिच है तो उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब कितनों को पता था कि रुक्मणी उस गांव की? अभी भी आप अगर देखिए वहाँ वही ट्रेडिशन है। जैसे जब कृष्ण रुक्मणी को लेके गए थे भगा के, तो मणिपुर में अभी भी ऐसा शादियों का ऐसा चलन है। मतलब शादी से पहले थोड़ा जो फियांसी है उसको भागे ले जाते हैं, फिर वो हाँ वो शादी करते हैं उसके बाद। इवन आप जो मणिपुर का जो ट्रेडिशनल डांस है रासलीला, जो रुक्मणी और कृष्ण के बीच में होता है, आप उसकी पेंटिंग भी हर जगह देखते होंगे उसमें। हाँ सही। हाँ, तो वो उनका वो ये चीज़ हमें नहीं पता था। हाँ, ये चीज़ें बड़ी, क्योंकि हमने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और ना ही उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहा। हमने मतलब अब देखिए इवन जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली वगैरह में आते हैं, हम उनको चिंकी या ऐसे कह के संबोधित करते हैं, तो हमारे ऑन द पार्ट हमारी भी गलती है वो चीज़ें। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, हमने इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहिए किसी को। इवन दो चलो ठीक है, आप मतलब कोई ऐसे हंसी मजाक में कह दें या कोई चीज़ अलग है, लेकिन उस चीज़ को इस तरह से बार बार हैबिचुअली नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग इंडियंस हैं और इस देश को आगे ले जाने में हर किसी का हाथ है पूरा, भले वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या कहीं का भी हो, लेकिन वी आर ऑल इंडियंस। सबसे पहली बात तो इवन हम फौज में भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई अगर इतनी वर्सटाइल फौज है जिसमें हर जगह का आदमी है, तभी तो इंडियन आर्मी तो वैसे टैकल कर। हाँ, इंडियन फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तभी हम टैकल भी कर सकते हैं। हम मान लो सपोज करो हमने कोई कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में कोई मिलिटेंट आउटपुट से लड़ना है, अब जब तक हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी या लोकलाइट हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा, तो हम उसको कैसे अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं अचीव कर सकते उस चीज़ को। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की रिचेस्ट आर्मी कौन है? देखिए, वर्ल्ड की रिचेस्ट आर्मी तो ये आपको पता है, ये पाकिस्तान आर्मी है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट आर्मी में से पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 पे है। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर नंबर 1 पे है। हाँ, क्यों? उसके पीछे पे 2-3 रीज़न है। देखिए, हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ आर्मी के पास देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ही मतलब जो भी डिसीजन है देश का, जो भी भला बुरा है, वो सब लेती है। अब इवन आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान आर्मी के पीछे एक ये नहीं कि वो खाली ISI है या मिलिटेंट को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की मिलिट्री का सिस्टम क्या है उसके पीछे आप जानिए।
पाकिस्तानी मिलिट्री एक दुनिया की ऐसी मिलिट्री है जो रियल एस्टेट, सुई से लेके पूरा रियल एस्टेट, कपड़े, साबुन, तेल सब मतलब वो बनाती है। और इवन ये देखिए जितने भी आप लगा रियल एस्टेट में तो पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी का कब्जा है। उनकी सुप्रीम कोर्ट में, उनके हर जगह, जो इवन आप लगा लीजिए जो कराची और इस्लामाबाद में देखिए तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास में हजारों एकड़ करोड़ के डेवलपमेंट लैंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, जो पाकिस्तानी आर्मी ही ओन करती है उसके अंदर रियल एस्टेट को। इवन पाकिस्तान में जो ब्रेड है वो मिलिट्री कंट्रोल बेकरी होती है, उसी से बनता है ब्रेड भी। वो मतलब बाहर जो ब्रेड है ना वो नहीं बना सकते उसको। ये चीज़ें काफ़ी मतलब उनमें है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह पे। इवन जो जितने उनके जनरल्स रिटायर होते हैं वो सारे रिटायरमेंट के बाद में उनके, जैसे हमारे जनरल्स हैं यहाँ आम दिल्ली या चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं, लेकिन उनके जनरल जितने रिटायर होंगे एक तो प्लॉट पे प्लॉट उनको दिए थे, और उनका जितनी भी ज़मीन है या तो यूके में मिलेंगी या आपको यूएसए में मिलेंगी, कनाडा में मिलेंगी। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी अलग से सेटलमेंट है। जैसे अभी जो जनरल आसिफ मुनीर है, इससे पहले जो जनरल बाजवा थे, उनकी वाइफ की जो वेल्थ थी 2016 में वो है 0 थी। और जैसे ही जनरल बाजवा 2019 में जाते हैं तो वो 1200 मिलियन के करीब उनकी वेल्थ पहुंच जाती है। आप लगा लीजिए एक आर्मी जनरल है उसकी कैसे इतनी पहुंचे, जबकि पाकिस्तान तो एक गरीब कंट्री है। आप लगा लीजिए बीच में उन पे कितना वो चीज़ है कि कई बार न्यूज़ में आता था कि उनके पास आटा नहीं है या चावल नहीं है, लेकिन आर्मी तब आर्मी रिसिस्ट है। हाँ रिच वो पहले से ही। क्योंकि एक चीज़ और उसमें मैं बता दूँ, जिसमें भी जो ये कंट्री जितनी मार्शल लॉ वाली है ना, इनमें सिचुएशन ही कुछ इस तरह से है क्योंकि इनकी जो पब्लिक है ये पब्लिक को कभी उस हिसाब से उठने भी नहीं देते हैं। और जितनी मार्शल लॉ वाली कंट्रियाँ आप लगा लें, पाकिस्तान का सिनेरियो है। एक और चीज़ पाकिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग है, आप देखिए जो भी आर्मी चीफ बनता है वो कहीं दूसरे जनरल को सुपरसीड करके बनता है, और जो उसको बनाता है और लास्ट में वही मारा जाता है। आप जनरल अयूब खान से देख लीजिए, बाद में जो फील्ड मार्शल बने तो लियाकत अली जो थे जिन्होंने उनको बनाया, उसके बाद से याया खान, या इवन देखिए आप सबसे अच्छा उदाहरण इसका जियाउल हक को ले लीजिए। जो जनरल जियाउल हक थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 7 जनरल को सुपरसीड करके उनको आर्मी चीफ बनाया। उनसे सीनियर 7 जनरल थे। वो मानते थे कि भाई ये तो सिर्फ नमाजी जनरल है ये इतना, क्योंकि शुरू के जो आर्मी अफसर थे इंडिया या पाकिस्तान के, ये मतलब काफ़ी इन पे अंग्रेजी शिक्षाओं का ज़्यादा वो था। हाँ, तो मतलब इवन आप लगा लीजिए पाकिस्तान आर्मी में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो इनके आर्मी जनरल 1-2 अंग्रेजी होते हैं। पाकिस्तान में तो अंग्रेजी थे। मैं तो पहले ही यहाँ हमने जैसे जनरल थे मैया थे या करियप्पा थे, उनको बनाना शुरू कर दिया था। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या था कि जब लेट 70s में ये बात आई तो जियाउल हक को भुट्टो ने इसलिए बनाया कि भाई इसमें अंग्रेजी शिक्षा का कम खुमार है और ये नमाजी जनरल नमाज पढ़ता है अपना 5 टाइम, तो ये कुछ नहीं करेगा। तो वो बोलते भी थे कहीं इन पार्टियों को संबोधित करके मेरा बंदर जनरल है करके, तो वो बोलता भी था यार थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। फिर उसी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को 20 सड़क फांसी दे दी। एज ए परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने 3-4 जनरलों को सुपरसीड करके परवेज मुशर्रफ को जनरल बनाया। फिर उसने उनके सामने क्या करा, ये क्योंकि ये उनकी हकीकत भी है, जिसने जनरल बनाया जिस प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ने, वो उसी के लिए फिर खतरा साबित हुआ। ये खास है पाकिस्तान की बात, ये चीज़ जी। दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है पाकिस्तान में? सर दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं है इसके बारे में तो पाकिस्तान वाले बेहतर बताएंगे, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस सोर्स हैं वो कहते हैं वो जिंदा है, और जो डी कंपनी है उसकी वो बहुत अच्छे से ऑपरेट भी कर रही है। मतलब आप लगा लीजिए गल्फ़ के थ्रू, और मतलब आप पाकिस्तान में और इवन यूके और यूएसए में भी जो उसके अच्छे बेस हैं, और इंडिया में भी अभी भी मतलब क्या है हल्के हल्के, लेकिन वो कम हो गया जब से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी एक्टिव हुई है। लेकिन जितनी वो इवन आप लगा लीजिए जो पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर थे जावेद मियांदाद, वो उन्हीं के बेटी से उनकी बेटी की शादी उनके बेटे से हुई है। तो जो ये शादी वैसे दुबई हुए में कहीं पर हुई थी, लेकिन एक रिपोर्ट की बाद में माने तो हालांकि इंटरपोल वगैरह काफ़ी लगे थे कि दाऊद इब्राहिम इसमें आएगा करके, लेकिन वो बताते हैं कि नहीं आया। लेकिन बाद में इसके कुछ रिपोर्टों में खुलासा हुआ कि वो किसी दूसरे बेस में वहाँ पर आया था। हो सकता है भी होगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम स्टिल ही इज इन पाकिस्तान, और वो ऑपरेशन उतना तेज नहीं है आज। और मेरे को लगता है कि दाऊद इब्राहिम अगर मर भी जाएगा तो 10-20 साल तक उसे जिंदा रखा जाए। हाँ, जिंदा रखे रहेंगे वो, क्योंकि इन डर के मारे इनका नाम थोड़ा इस तरह से कुछ वो कंपनीज को चलाने के लिए जरूरी है ना, तो इसलिए ये चीज़ है। सर जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी पहले मैं सिक्योरिटी का आपको सिनेरियो बता देता हूँ। जैसे ये कोई भी सिक्योरिटी जैसे एनएसजी है या जैसे एसपीजी कवर हो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए है। तो ये सिक्योरिटी क्यों दी जाती है मिनिस्टर को, पहले इसके पीछे समझिए किसी वीआईपीज़ को,
क्या होता है कि आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनके पास में रिपोर्ट्स होती हैं कुछ कि भाई किसका थ्रेट परसेप्शन कितना ज़्यादा है, तो उस थ्रेट परसेप्शन के बाद में ये जो सिक्योरिटी जो कवर है वो दिया जाता है। तो इसमें टोटल क्या है कि 55 जो आपके कमांडोज होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। जिसमें 10 तो पहले एनएसजी के होंगे जो इंटरनल देखे होंगे, फिर उसके बाद में जो एक्सटर्नल में है कुछ स्टेट पुलिस के हैं, कुछ मतलब आर्मड पुलिस के हैं। तो उसके बाद इनका जो कवर सिस्टम है वो इस तरह से बनाया जाता है कि आपने किसी भी हिसाब से वीआईपी को प्रोटेक्ट रखना है। मतलब आपको जो कारकेट सिस्टम भी है वो रिंग में घुसना पाए। हाँ, रिंग में घुसना पाए। इवन मतलब लगा लीजिए जो ये जो सिक्योरिटी है ये फॉरेन टूर पे भी लागू है। इवन जो मतलब आप सपोज करो कोई रैली वाली है, किसी नेता को जाना है, सपोज करो उसको यहाँ दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की टीम होती है वो पहले से जाती है, वो उसको पूरा प्रोटेक्ट करती है, एरिया को क्लीन करती है, स्टेट पुलिस के साथ मिलके कई सारी सिचुएशन इस तरह से हैंडल करती है उसके बाद में। तो तब जाके ये तैयारियाँ होती हैं इन सब चीज़ों की। सर पीएम मोदी का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्या पीएम की सिक्योरिटी होती है? पीएम को सर एक्चुअली क्या है, जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो पूरी तरह से कवर करती है पीएम के सिक्योरिटी को। और 2019 में इस पे अमेंडमेंट हुआ कि ये सिर्फ पीएम की सिक्योरिटी देखेगी। हालांकि उससे पहले ये राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव थे। क्योंकि देखिए हमारे देश में आप देखिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जिस टाइम पे उनकी अटैक हुआ था, जब डेथ हुई थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि हमने क्या देखा गया कि ओवर द ईयर हमने दो महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स जैसे व्यक्तियों को हमारे देश ने खोया हुआ है। अब इंदिरा गांधी का आप देखिए कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर में ही उनके बॉडीगार्ड ने कर दी। तो उसके बाद में इन फोर्सेस का थोड़ा आइडिया आया हमें कि भाई हमें किस तरह से आइडियाज, हाँ, कि मतलब हमें एक ऐसी स्पेशलाइज प्रोटेक्शन फोर्स की ज़रूरत है जो स्पेशली वीआईपी को गार्ड करे। तो उसके बाद ही एनएसजी एसपीजी का रेज होता है। ठीक है, राजीव गांधी कहीं यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ से आइडियाज़ लेके आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। तो एसपीजी एक जो उनकी सिक्योरिटी की ब्लू बुक होती है उसको फॉलो करती है। अच्छा। वो ब्लू बुक में क्या है कि उनके पास में एसपीजी का 5 जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी करने की 5 लेयर सिक्योरिटी होती है उनके पास में। वो 5 लेयर सिक्योरिटीज़ में जैसे क्या है कि आप लगा लीजिए 40 से 50 एसपीजी के कमांडोज इनर और आउटर लेयर दोनों में होते हैं, जिनके पास आपने देखा होगा कि एक तो वेल ड्रेस सूटेड बूटेड होते हैं या आप सफारी सूट्स उनके पास होते हैं। ये FN F2000 असोल्ट एक राइफल होती है उनके पास में, ऑटोमेटिक कुछ गन्स होते हैं। एक आपने देखा वो सूटकेस तरह के दिखता जो वो एक्चुअली वो BR शील्ड है, वो बुलेट रेजिस्टेंस शील्ड होता है। वो जनरली उसको सूटकेस समझते हैं, सूटकेस नहीं है। मतलब सपोज करो कोई गोली वोली चल पड़ी तो किस तरह से प्रोटेक्शन करना है। फिर उसके बाद जब आप सेकेंड लेयर पे जाते हैं तो उसमें एनएसजी का प्रोटेक्शन है उनके पास में। फिर थर्ड लेयर में उनके पास आईबी इनका है। फिर फोर्थ और फिफ्थ में जितने स्टेट पुलिस के नुमाइंदे होते हैं तो वो चीज़ें करते हैं। और कहीं पर भी जाने से पहले जब भी प्राइम मिनिस्टर जानते हैं तो सपोज करिए वो दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं तो आईबी या रॉ की एक टीम जाती है पहले से ही, एरिया को सैनिटाइज करती है। हाँ, सर व्हीकल्स वगैरह जो हैं, जैमर्स परमानेंटली हैं उनके पास में। जो 5 लेयर सिक्योरिटी इस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद करा जाता है उसको कि किसी भी हिसाब से, इवन आप देखिए पंजाब का 2-3 साल पहले का आपको इंसिडेंट पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब जा रहे थे तो कहीं पहले से ही कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले बैठे हुए थे, लेकिन उसमें खबर आई कि भाई ये डेंजर जोन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। तो एसपी ने जैसे भी था उस कारकेट को वहीं रोका और मुस्तैदी से उसको वापस फिर जो एयरपोर्ट था चंडीगढ़ या मेरे ख्याल से किसी एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर वापस बैठे थे उसके बाद में। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में इंक्वायरी भी हुई। ठीक है, तो उसमें बाद में निकला कि ये थोड़ी पंजाब पुलिस के एक सेक्शन की कुछ नेग्लिजेंसी थी वो तो, लेकिन फिर भी एसपीजी की अच्छी मुस्तैदी थी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग एसपीजी में होती है। ऐसे नहीं टैकल करती है। हाँ, टैकल करती है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी को और बहुत अच्छी तरह से। मतलब आप लगा लीजिए पूरे जितने भी हमारी आर्म फोर्सेज है, बेस्ट ऑफ ऑफिसर और बेस्ट ऑफ जवान एसपीजी के अंदर पे है। तो उस वजह से प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी को भली भांति अंजाम भी देते हैं। एक एनएसजी कमांडो की सैलरी क्या होती है? सैलरी सर अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग है। सैलरी तो जो उसकी पेरेंट फोर्स में है ना वो होती है, प्लस उसको एनर्जी में जो अलाउंस सिस्टम है वो 40% अलाउंस है उसका। तो उसके बेस पर ही वहाँ पर जो भी है अपने जो फाइनेंशियल नीड फुलफिल होते हैं उसके अंदर पे। अच्छा। अगर एक एनएसजी कमांडो के में फाइटर से फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा? सर जो एनर्जी कमांडो की ट्रेनिंग है ना तो उसकी जगह पे आप देखिए एमएमए फाइटर कुछ नहीं है। दो एनर्जी में जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो आप देखिए कि एनर्जी में
आप लगा लो ये अनार्म कॉम्बैट जो फाइटिंग है वो एनएसजी में अब से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। इवन इंडियन आर्मी तो अभी कुछ टाइम से उसको अप्लाई कर रही है, जो ये अनार्म कॉम्बैट के बगैर हथियारों से लड़ाई के लिए। ठीक है, जो मेरा खुद एनएसजी में 10वां या 12वां कोर्स था जब मैं एनएसजी में था, तो इवन तो मैंने एनएसजी में आपने देखा होगा जैसे यूनिफॉर्म मेरे, तो मैंने कोई कोर्स छोड़ा नहीं। तो ये हाँ काफ़ी दिन पे एक जो एक यूएससी कोर्स होता है, अनार्म कॉम्बैट कोर्स होता है, तो ये 4 हफ्ते का कोर्स है और 4 हफ्ते में आपको 36 स्किल सीखनी है। तो 36 स्किल सीखनी है, तो पहले दिन जब जाते हैं तो अब वो इंस्ट्रक्टर बोलता है भाई ये 36 स्किल हैं, ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए आपको। तो कभी पहले सोचता है कि आपने यार ये 36 स्किल याद कैसे होंगी कि कब कौन सी स्किल लगानी क्या है। लेकिन ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है, पूरे दिन भर का सिनेरियो कुछ इस तरह से बना होता है, जबकि पहले हफ्ते में आपको सिर्फ 2 ही स्किल सिखाई जाएंगी और उसके बाद में आपको बचे 3 हफ्ते में आपको 34 स्किलें सीखनी है। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है आदमी, यार हम सोचते हैं यार पहले 2 स्किल सीख रहे हैं, फिर ये 2 में इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, फिर 34 स्किल कैसे सीखेंगे। लेकिन ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और हल्के हल्के जब हमें पता लगता है कि ये चीज़ें मतलब आप पे मतलब जैसे अटैक होते समय आपको समझ में आ जाएगी स्किल क्या सिस्टम है और कौन सी स्किल हमने लगवानी है। तो फाइटर कोई नहीं उसका, नहीं कुछ नहीं है उसका, और मेंटली इतना टफ बना देते हैं वो कि आपको पता लग जाता है कि अब मेरे पे कौन सा दाव मैंने लगाना है, कौन सी स्किल मैंने लगानी है। क्योंकि उसमें मैं फिर कहूँगा कि जो इंस्ट्रक्टर की जो काबिलियत है, जो उसकी सिखलाई है, वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। कि मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि पहले दिन हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कैसे 36 स्किल याद हो गया 4 हफ्ते के टाइम में, लेकिन इंस्ट्रक्टर की काबिलियत है कि वो उसको सिखा लेता है स्टूडेंट को। सर आपको अग्निवीर स्कीम पर क्या कहना है, मतलब सही है गलत है? सर अग्निवीर स्कीम कुछ इस तरह से है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम इसको कैसे अच्छी बताएं या कैसे ख़राब बताएं, उस पर भी हमने खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दोनों इसके सिनेरियो को लें कि जैसे मैंने इसमें काफ़ी कुछ रिसर्च भी करी और कई मेरे जो अधिकारी थे मैंने उनसे बात भी करी और कुछ जवानों से भी बात करी, उनके माता पिताओं से भी बात करी। लेकिन मैं थोड़ा इस संबंध में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा कि मिड 70s में क्या होता था, ये जब 1971 की वार हुई, तो मिड 70s में क्या होता था कि जो आर्मी का आर्म फोर्स का स्ट्रक्चर था वो सिर्फ 7 ईयर्स का था और आपको जानकर हैरानी होगी सिर्फ 90 रुपये तनख्वाह होती थी। अच्छा। एंड उसके बाद वो रिटायर कर दिए जाते थे विदाउट एनी पेंशनी बेनिफिट नहीं होते। फिर उसके बाद में लेट 70s में इसको 7 to 15 करा गया, मतलब 15 साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर 2 साल एक्सटेंशन से 17 होना चाहिए, ऐसे मिनिमम सर्विस को पेंशनल बेनिफिट देने के लिए। तो उससे पहले 7 साल की थी। तो आप देखिए ओवर द ईयर जो HR पॉलिसीज उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब ये क्योंकि ये मैं 7 साल का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी खुद फौज में थे, मैं 3rd जनरेशन मतलब आर्म फोर्स मैंने ज्वाइन करी, पिताजी मेरे आर्मी में थे। तो मेरे दादाजी खुद वो 7 सर्विस वाले थे जो 7 साल की सर्विस करी थी जिन्होंने, और बाद में एनी हाउ उनकी फिर पेंशन बाद में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कुछ चालू करवाई गई उनसे। ठीक है, तो उसमें फिर क्या था कि इसमें ओवर द ईयर चेंजेस होते रहे। अब ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रखी है अभी, और हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे परसेप्शन से इसको लाया होगा या कुछ सेना के बड़े अधिकारियों से इसमें डिस्कस करा होगा। तो अभी हम इसको खराब है या अच्छी है इस संबंध में, क्योंकि बाहर बैठ के या ऑफिस में बैठ के इसको चर्चा नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैंने अधिकारियों से इसके संबंध में बात करी कि सर ये कैसी स्कीम है, तो उन्होंने बोला अच्छी है और लोग भी जो इनके जो अग्निवीर आ रहे हैं वो अच्छे हैं, अच्छे वेल ट्रेंड हैं और वो अच्छा काम करेंगे उनमें, क्योंकि एक तो उनको ये भी है कि हम अच्छा काम करेंगे तो 4 साल बाद तभी हमें रखा जाएगा। एक कंपटीशन की भावना भी है उनके अंदर पे। दूसरा बात, अगर हम कुछ जवानों से और कुछ माँ बापों से बात करें तो वो बोल रहे हैं सर स्कीम अब जैसे भी है, लेकिन 4 साल बाद में कौन गारंटी लेगा क्या फ्यूचर होगा कि एक पढ़ने वाले लड़के को हमने फौज में भेज दिया 25% लिया, हाँ 25% लिया जाएगा, तो हो सकता है ओवर द ईयर कुछ इसमें अभी हाल फिलहाल में भी इसमें कुछ चेंज ओवर करे। आपने देखा होगा कि जैसे इनको 4 साल बाद अगर ये जो इसमें छोड़ देते हैं तो उनको स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री में कुछ कोटा भी इनका निर्धारित किया गया। चलो वो अच्छी चीज़, कुछ लोगों को फंड भी मिलेगा। हाँ फंड भी मिलेगा। लेकिन अब वो इसमें दोनों की जो पॉइंट्स हैं वो वाजिब हैं। मतलब माँ बाप की या जो बच्चों के पॉइंट्स हैं वो भी है। कह रहा है कि मैं मेहनत करके हाँ फिर निकाल दिया है ऐसा, वो है क्योंकि अब लेना आपने 25% तो वो फेयर फैक्टर तो रहता ही है। एक जगह अधिकारी बोले सही है सर, इसमें कंपटीशन की भावना भी है। लेकिन जो मैंने अपने हिसाब से सोचा कि या जो मैंने वो लगाया कि
जरूर उनका जो फेयर फैक्टर है जो जवानों का है या उनके माँ बापों का है वो निश्चित तौर पे वाजिब है, वो बिल्कुल उसको आप सही ठहरा सकते हैं कि भाई आपने एक लड़के को भर्ती करा दिया, उसके 4 साल गोल्डन, सपोज करो 18 साल में भर्ती हो गया, वो 22 साल तक फौज में रहता है, 22 साल तक फौज में रहता है, तो फिर 22 के बाद वो रिटायर कर दिया जाता है, तो उसको थोड़ा अपना तो इनसिक्योरिटी फील होगी। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट अगर ये देखती है, सेना के बड़े अधिकारियों ने इसमें सोचा कि ये अच्छी स्कीम है, देश को इससे फ़ायदा होगा, ज़रूर हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है ऐसा कुछ पॉलिसीज है, लेकिन अगर ये दोनों लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, ये अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए थी। अगर आपने जवानों के लिए इसको इम्प्लीमेंट करा तो अधिकारियों के लिए भी करनी चाहिए थी। ठीक है, आपने एक जवान पर ही इसका मतलब एक हिसाब से ठीकरा फोड़ना तो मैं गलत नहीं कहूँगा कि आपने जवान को ही उसके दायरे में क्यों रखा, एक अधिकारी के लिए भी होना चाहिए था। ठीक है, आपको ताकि कंपटीशन लेवल थोड़ा और अच्छे से मिलता है, लेकिन अब हम इस पे ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं कर सकते आप और मैं, कभी बैच निकला नहीं है। हाँ अभी पहला बैच इसका निकला भी नहीं है, और क्या इसका सिनेरियो है क्या है, इसका बंद कमरे में इसका डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कोई अच्छा पर्पस हो इसका सही, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी दोनों के लिए लागू होनी चाहिए, दोनों के लिए बनानी चाहिए थी। अगर आपने जवान को भी इस दायरे में शामिल करना है तो अधिकारी को भी उस दायरे में शामिल करना चाहिए था, तब जाके इसकी बैलेंसिंग सिस्टम पता लगता समझ में आती है। जनरल नरवणे की बुक में ऐसा क्या ब्रूटल ट्रूथ है जो कि सरकार नहीं चाह रही कि बाहर है? नहीं सर, उसमें कोई ऐसा ब्रूटल ट्रूथ, अब देखिए जो एक तो बुक पहले पब्लिश नहीं हुई है, तो अगर हम उसके सिनेरियो पर ज़्यादा ना जाएं, आप जैसा सपोज करो कि जो लीडर एलओपी है जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि, या जैसे बहुत सारे आजकल उसमें मतलब छोटे छोटे रील्स बना के बता भी रहे हैं उसमें कि देखो उसके दोनों परसेप्शन पे हम जाते हैं। अब जैसे जो वो बुक पढ़ना चाह रहे थे या जो चीज़ें कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जा रही हैं कि भाई जो कैलाश रेंज थी मतलब नॉर्दर्न कमांड में, तो उसमें जनरल वाई के जोशी जो थे, जो अपने कारगिल के वीर चक्र भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनको नीचे से फील्ड कमांडर से रिपोर्ट्स आई जीओसी से या मतलब जो कमांडेंट हैं कर्नल वगैरह, उनसे रिपोर्ट आई कि भाई इस रेंज पे चीनी टैंक चढ़ रहे हैं या एडवांस कर रहे हैं। तो उन्होंने आर्मी चीफ को बताया, आर्मी चीफ ने फिर उसके बाद में जो ये मैं बता रहा हूँ जो परसेप्शन घूम रहे हैं बिल्कुल उसके हिसाब से, तो उन्होंने फिर डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या सीडीएस या प्राइम मिनिस्टर जहाँ तक उन्होंने फ़ोन करा, तो अकॉर्डिंग तो ये जो सिनेरियो फैल रहा है, वो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप रुको थोड़ा, हम बताते हैं क्या करना है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि वो फिर से रिपोर्ट आई जनरल नरवणे के पास में कि वो टैंक बहुत हमारे नज़दीक पहुंच चुके हैं, हमें क्या करना आप बताइए। फिर से उन्होंने फ़ोन करा यहाँ पर, तो उन्होंने बोला आप थोड़ी देर और रुकिए हम बताते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद उनके पास फ़ोन आता है कि सॉरी जो जनरल वाई के जोशी का फ़ोन आता है कि मेरे पास में जो चीनी मेजर जनरल उनका फ़ोन आ गया है कि हम रुक रहे हैं। तो बोला ठीक है फिर, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता है कि वो चीनी टैंक रुक नहीं रहे हैं। तो फिर जब जनरल नरवणे फ़ोन करते दोबारा, तो फिर उनको वो जो परसेप्शन पहले है उसके तहत बताता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या सीडीएस बोलते हैं कि जो उचित समझो वो करो। ये मैं उसका परसेप्शन है जो फैल रहा है, हालांकि बुक में लिखा है या नहीं लिखा है इसके बारे में हमें तब तक पता नहीं लगा जब तक वो बुक पब्लिश नहीं होती। हाँ, अगर सपोज करो हम इस परसेप्शन पे भी जाते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर की ओर से या डिफेंस मिनिस्टर की ओर से ये मिला कि आप जो उचित समझो वो करो, तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते हैं कि हमने भी अपने टैंक उसी दिशा में मोड़ दिए उनके पास में, और उनकी जो पोजीशन थी वो ऑफेंसिव भी डिफेंसिव नीचे टैंक का वो नीचे करा, और फिर उसके बाद जो चाइनीज़ वो तो टैंक में वो भी पीछे चले जाते हैं। तो इतनी बात हुई थी। तो लेकिन आप इसमें आप थोड़ा सिनेरियो में समझिए कि अगर सपोज करिए प्राइम मिनिस्टर डिफेंस ने ऐसा कहा तो इसमें क्या गलत है, ये तो एक आर्मी चीफ को फ्री हैंड देने वाली बात है। और दूसरी बात देखिए इसमें कई सारी चर्चाएं भी हुई, तो कई जो आर्मी जनरल्स भी वो भी कहते हैं यार नहीं तो पहले ही कर देना चाहिए था, बाद में इन्फॉर्म करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि भाई हमने सर ये एक्शन ले रहे हैं, वो हमारे आगे बढ़ रहे हैं, तो तब भी गवर्नमेंट उनके साथ ही रहती, क्योंकि इसमें हम इस संबंध में ज़्यादा विवाद इस चीज़ को ना ले जाएं सर, क्योंकि देखिए ये बात है, ये देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको ज़्यादा क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी यही कहता है। अब उनकी बुक में मतलब क्या था, कुछ उन्होंने जब लिख दी तो जो उनके पब्लिशर थे पेंगुइन, उन्होंने सरकार से क्लियरेंस लेना चाहा, तो कहीं ने बोला यार उस दौरान तो 40 बुक को क्लियरेंस मिली, इसको क्यों नहीं मिली। तो हो सकता है उस बुक में कुछ ऐसा हो, इसके अलावा भी कुछ और हो, क्योंकि कई ऐसी चीज़ होती है सर बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर के बाद में डिफेंस मिनिस्टर के पास में क्या बातें हो रही हैं,
वो ज़्यादा पब्लिक डोमेन पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रधानमंत्री नहीं, कोई पिछले प्रधानमंत्री, वो देश से जुड़ा हुआ मतलब मामला जो संवेदनशील होता है उसमें कुछ डिसीजन पॉजिटिव ही लेते हैं। हाँ, कभी वो डिसीजन खराब भी होता है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर डिसीजन खराब होंगे, हर डिसीजन पॉजिटिव होंगे, लेकिन उसको ज़्यादा अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना भी नहीं है। थोड़ा सिक्योर है। हाँ, अब मतलब डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ के बीच में क्या बात हो रही है? अब देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा 2013 में जनरल वीके सिंह थे, जो बाद में विदेश राज्य मंत्री बने और मिजोरम के गवर्नर नहीं बने। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी सर, उनको चिट्ठी लिखी थी, गोला बारूद कम है भाई हमारे पास में लड़ने के लिए, सफिशिएंट नहीं है अगर, तो वो चिट्ठी लीक कर दी गई। अब पहले तो ऐसा एक्शन तो जो लीक करता है, जिस ऑफिस से लीक हो उनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसा डोमेन पे आने वाली हैं। और मान लो सपोज करिए अगर जनरल नरवणे की बात बिल्कुल सही भी है, तब भी मैं ये मानता हूँ कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैं तैयार होता हूँ, मैं चलता हूँ लड़ने के लिए तुम्हारे साथ, कहाँ है कैलाश रेंज, कहाँ पैंगोंग लेक, वो तो नहीं कहेंगे। इवन देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो काफ़ी इसमें सीसीएस की चर्चाएं हुई, वो चर्चा हुई, और उसके बाद में जो टारगेट चूज़ करने थे वो आर्मी चीफ ने या CDS ने या तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनने चूज़ करने। पाकिस्तान पे जो अटैक होने वाला था, मोदी जी ने कहा कि मरकज सुबहान अल्लाह में बम गिरा दो या उनका वो वाला बेस उड़ा दो, वो प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है ना, वो नहीं कह सकते। वो तो खुद मिलिट्री जो लीडरशिप है उनको चूज़ करना है कि सर ये उनके लॉन्च पैड है, ये जगह हम इस जगह पर अटैक करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ये थोड़ा मतलब इसलिए उस जगह पर अटैक करो, ऐसा करो तुम नवाज शरीफ के घर में बम गिरा दो, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते उसको। अल्टीमेटली डिसीजन तो लेना है मिलिट्री लीडरशिप को। बिल्कुल। तो उसमें ऐसी कोई वो भी बात नहीं है। अब जब तक ये बुक नहीं आती तो हाँ, तुम लोग बता भी नहीं सकते, हम इसमें बता भी नहीं सकते। बुक आने दो, बुक को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाद चर्चा करते हैं इसमें। जी, UGC गाइडलाइन पर क्या कहना है आपका? अब सर एक सैनिक के रूप में तो मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जो UGC गाइडलाइन थी अभी जो कानून निकला, मैंने भी उसको पढ़ा, तो मुझे ये चीज़ लगी कि जैसे उसमें चलो ठीक है, जो SC ST OBC जो गवर्नमेंट ने कवर दिया क्या कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई भी जातिगत भेदभाव होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें पहले का प्रावधान था कि मतलब भाई अगर गलत शिकायत पाई जाएगी तो उसको भी सजा होगी जिसने गलत करी है, तो वो क्लॉज हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो जो अपर कास्ट था, स्वर्ण वर्ग का था, तो वो उनका विरोध भी इस चीज़ से जायज़ था। मान लो अगर सपोज करो कि एक तो उसमें प्रावधान ऐसे थे कि वो इमीडिएट एक्शन वाले थे सारे के साथ, कि तुरंत आप किसी भी मतलब अगर आपकी रिपोर्ट कर दिया है तो आप तुरंत पुलिस को भी रिपोर्ट करिए, ये भी करिए, वो भी करिए। तो उससे एक जो वर्ग है उससे इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। जब आप एक को कवर दे रहे हो तो दूसरे को भी आपने सेम अहमियत देनी चाहिए उसके अंदर पे, क्योंकि आप जब अगर बार बार कहते हो कि भाई चलो इस देश में बहुत सारा मतलब ये भेदभाव हुआ, वो हुआ, चलो हम मान सकते हैं किसी भी, लेकिन आप ये लगा लो, ये थोड़ा सा इसका पीछे चले जाओ, ये भेदभाव कब से चालू होता है, क्या होता है? कास्ट सिस्टम है अपनी इंडिया में। हाँ, अब देखिए, इवन जो दलित समाज के इतने बड़े जिनको आदमी पूछते हैं, भीमराव अंबेडकर, आप उनकी बुक पढ़ना हुआ शूद्रास, ठीक है, आप उसमें देखना उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आज के शूद्रों का वैदिक काल के शूद्रों से कोई मतलब नहीं है। और जो ये उस टाइम पे कोई अनटचेबिलिटी होती भी नहीं थी, मतलब इवन मनु एरा में कोई अनटचेबिलिटी सिस्टम नहीं था। 8th सेंचुरी तक वो लिखते हैं अपनी बुकों में कि मतलब ये चीज़ें कैसे आई। अब लगा लो आप 800 साल पीछे का हमारा धर्म ग्रंथ दिखा दो जिसमें कोई जाति का सिस्टम, जातिवाचक शब्द हो। आप लगा लो क्या नाम कहते हैं, आप देखिए कि युधिष्ठिर है, नकुल है, भीम है, अर्जुन है, उनके नाम के आगे तो कहीं सिंह से नहीं लिखा है। परशुराम को हम इतना पूछते हैं, जो ब्राह्मण समाज है उनके नाम के आगे शर्मा, पांडे तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज़ नहीं, तो इसका मतलब कास्ट सिस्टम था नहीं हमारे पास में। ये कैसे आया इंडिया में, क्या आया, इस पर लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस हिसाब से समझिए कि हम अगर बार बार इस चीज़ में, अगर हमारा समाज, हमारा देश ऐसी सिस्टम में बटा रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? नहीं, सही बात है। हाँ, मतलब हमारे देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप देखिए, मैं फौज का सिनेरियो आपको बताता हूँ। फौज में ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है, कास्ट सिस्टम पे कोई चलता ही नहीं है। तभी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है, ना कोई रिजर्वेशन का सिस्टम है, ना कुछ है, ठीक है। जितनी भी हमारी सुरक्षा बल है, इन चीज़ों को वो मानते ही नहीं। तभी इसलिए भी देश इतना प्रोटेक्टिव जोन में भी हमारे, अगर क्योंकि हम इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे। आप सोचिए कि मतलब अगर हम बार बार भेदभाव, आपसी इन चीज़ों में लड़ते रहे, टीम वर्क हो ही नहीं पाएगा, पूरा टीम वर्क हो नहीं पाएगा। और पीछे के भी सिनेरियो में जाता हूँ कि अगर मान लीजिए रावण एक ब्राह्मण थे जिनकी हत्या अगर बोलते हैं राम ने करी, वध करा, राम एक क्षत्रिय थे, लेकिन एक ब्रह्म हत्या करते हैं, लेकिन एक पंडित मंदिर के सुबह दरवाजे खोल रहा है, रोज एक क्षत्रिय को पूज रहा है जिसने ब्रह्म हत्या करी है। अगर ऐसा कास्ट सिस्टम
पहला होता तो वो पंडित जो राम नाम का जप क्यों करता, अगर ये चीज़ आप लगा लीजिए कि वो जो पंडित है वो क्यों सुबह उस मंदिर के किवाड़ खोलता जिसमें एक क्षत्रिय की पूजा करी जा रही है, वो क्यों करता उस चीज़ को, क्योंकि ऐसा सिस्टम था ही नहीं हमारे इसमें। ये ओवर द ईयर क्या हुआ इसके पीछे, लेकिन देश को और ख़ास तौर से यंगर जनरेशन से मैं अपील करना चाहूँगा कि इन सिस्टम से निकलना चाहिए, हम सब लोगों को निकलना चाहिए कि मतलब आप लगा ले आफ्टर ऑल हम सब लोग एक ही भगवान की संतान हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब बार बार जैसे ये मनुस्मृति को बदनाम करते हैं, किसी ने मनुस्मृति तो पढ़ी नहीं है लेकिन बदनाम उसको पहले करना है। नहीं, ओके, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, बहुत सही लगा सर ये। ना बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, क्योंकि आप लोग जितने भी यंग लोग हैं, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें हैं या जो आजकल का सिनेरियो है, इस चीज़ को जितना हम बाहर ले जा पाएंगे तो उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा।